नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मिश्रा निर्माण आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर पुनः एक नया टॉपिक, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, हिंदी साहित्य के इतिहास जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें एक नया टॉपिक जो है वह क्या है दोस्तों, हिंदी साहित्य की लेखन पद्धतियां, वह लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई पुनः फिर से सुचारू रूप से चलने लगी होगी। दोस्तों, देखते हैं कि जो लेखन पद्धतियां, हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धतियां, जो प्रमुख लेखन पद्धतियां थी, उनके बारे में, उनका प्रारंभ, उनके गुण, उनके दोष, उनकी जो प्रमुख कमियां थी, उसमें कौन कौन से लेखक आते हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जैसे कालानुक्रमिक पद्धति, वर्णानुक्रमिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति, मिश्र पद्धति, ये जो प्रमुख पद्धतियां थी हिंदी साहित्य लेखन की, वो कौन कौन सी थी, उसमें कौन कौन से विद्वान या लेखक आते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा परम उद्देश्य यह वीडियो बनाने का था दोस्तों, वह केवल और केवल हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख जो पद्धतियां थी उसको लेकर के हमने यह वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, यह आपका जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ जो भी एग्जाम होते हैं उस दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहली पद्धति है, कौन सी दोस्तों? सबसे पहली पद्धति है कौन सी? वर्णानुक्रमी पद्धति। कौन सी है दोस्तों? वर्णानुक्रमी पद्धति। क्या होती है? तो वर्णानुक्रमी पद्धति क्या होती है दोस्तों, कि इसमें हम लेखकों, यह जो इतिहास लेखन की पद्धति पहली पद्धति है वर्णानुक्रमी पद्धति, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो लेखक अथवा विद्वान अपने साहित्य को, हिंदी साहित्य लेखन की जो परंपरा का प्रारंभ किया, उन्होंने अपने ग्रंथ में जो लेखकों एवं कवियों को स्थान देते थे, वो क्या करते थे, उनके नाम के वर्ण के अनुसार उनको स्थान देते थे। क्या देते थे दोस्तों? उनके वर्णों के क्रम के अनुसार उनको अपने ग्रंथों में स्थान देते थे। तो जैसे हम देखते हैं कि क्या कबीर आ जाते हैं, क्या प्रमुख कवि कबीर को हम ले लेते हैं, उसके बाद केशव दास आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं दोस्तों? केशव दास आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कबीर दास जी जो हैं वो कहाँ के, किस काल के कवि हैं? वे भक्ति काल के कवि हैं। क्या है दोस्तों? वे भक्ति काल के कवि हैं। और केशव दास को हम पढ़ते हैं दोस्तों किसके? रीति काल के कवि हैं। किसके कवि हैं दोस्तों? रीति काल के कवि हैं। और ये इस पद्धति का जो नियम है दोस्तों, यह क्या होता है कि इसको हम कहते हैं कि एक नाम इसका और भी है दोस्तों, एक नाम इसको और दिया गया है। कौन सा? वर्णमाला पद्धति। वर्णमाला पद्धति, इसको एक नाम और भी दिया जाता है दोस्तों। क्या? वर्णमाला पद्धति कहते हैं। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि यदि वर्णानुक्रमी पद्धति या वर्णमाला पद्धति की बात आ जाए तो हमको ध्यान रखना है दोस्तों, कौन सी पद्धति है? यह वर्णानुक्रमी पद्धति है। कौन सी दोस्तों? वर्णानुक्रमी पद्धति होती है। तो इसमें इस पद्धति की जो प्रमुख कमी क्या थी दोस्तों? इस पद्धति की प्रमुख कमी यही थी कि जैसे जो कवि इसके अंतर्गत इस ग्रंथों में स्थान देने का जो प्रमुख वो था, वो यह था कि जैसे हम कबीर और केशव को एक साथ रख देते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि कबीर जो है वह भक्ति काल के कवि हैं, केशवदास रीति काल के कवि हैं। और हमको क्या करना चाहिए दोस्तों कि
जो एक ग्रंथ का सुव्यवस्थित रूप होना चाहिए वह यह होना चाहिए कि जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है, तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि आदिकाल। तो आदिकाल के अंतर्गत जो प्रमुख कवि आते हैं, जो लेखक आते हैं, उनको हमें प्रमुख पहले स्थान देना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा काल है भक्ति काल, उसको लेखकों को या कवियों को स्थान देना चाहिए। फिर रीतिकाल में चलते हैं और फिर हम आधुनिक काल की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पद्धति में ऐसा कोई नियम अपनाया नहीं गया, जिस कारण इस नियम को, यह पद्धति जो है हमारे साहित्य की दृष्टि से अमान्य घोषित कर दी गई। इस पद्धति में प्रमुख जो 2 कवि आते हैं, 2 लेखक आते हैं, कौन कौन से दोस्तों? एक आते हैं गारसा दत्तासी तथा शिव सिंह सेंगर। कौन दोस्तों? शिव सिंह सेंगर आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? शिव सिंह सेंगर आते हैं। तो हमको पता होना चाहिए, आपसे प्रश्न बनता है दोस्तों कि जो वर्णानुक्रमी पद्धति है उसके अंतर्गत कौन लेखक अथवा विद्वान आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इस पद्धति के अंतर्गत हमारे प्रमुख जो विद्वान या लेखक आते हैं वे पहले कौन हैं? गारसा दत्तासी ने इस पद्धति का अनुसरण किया, और दूसरे जो हैं वो शिव सिंह सेंगर ने इस पद्धति का अनुसरण किया। दोस्तों, इस पद्धति के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि वर्णानुक्रमी जो पद्धति है इसको एक नाम दिया गया है। क्या दोस्तों? वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा प्रयोग हिंदी साहित्य में न होकर कोश ग्रंथों में होता है। दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न पूछे कि वर्णानुक्रमी पद्धति का जो हिंदी साहित्य में सबसे अच्छा प्रयोग न होकर के सबसे अच्छा प्रयोग किस दृष्टि से माना जाता है या देखा जाता है, तो यह इसका प्रयोग सबसे बढ़िया कोश ग्रंथों में होता है। किसमें होता है दोस्तों? कोश ग्रंथों में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्रम में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि आगे जो है पद्धति के अनुसार साहित्य के इतिहास में रचनाकारों का परिचय वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इस पद्धति की जो प्रमुख विशेषता यही थी कि रचनाकारों का परिचय जो है वह किसके अनुसार देखने को मिलता था दोस्तों? वर्णमाला के अनुसार। जैसे मैंने आपको बताया कि कबीर का नाम क से है, केशव का नाम क से है, तो उनको हम पहले स्थान दे देते हैं, जो कि इतिहास ग्रंथ लिखने के क्रम में वह एक अमान्य हो जाता है। आगे के क्रम में हम देखते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक गारसा दत्तासी तथा शिव सिंह सेंगर ने इस पद्धति को अपनाया। मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम गारसा दत्तासी तथा शिव सिंह सेंगर ने इस पद्धति का अनुसरण किया है। आगे के क्रम में हम देखते हैं, इस प्रणाली पर लिखे गए ग्रंथों को साहित्य कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? साहित्य कोश कहा जाता है। एक बात और जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है वह क्या है दोस्तों? एक कथन पूछा जाता है कि हिंदी एक भद्दी भाषा है। क्या दोस्तों? हिंदी एक भद्दी भाषा है। यह आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी एक भद्दी भाषा है, यह किस लेखक ने कहा है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह किसने कहा है? गारसा दत्तासी ने यह कथन कहा है कि हिंदी एक भद्दी भाषा है। तो दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा आप लोग कि हिंदी एक भद्दी भाषा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? गारसा दत्तासी का यह कथन है। आगे के क्रम में हम लोग देखते हैं कि जो अगली पद्धति है दोस्तों, अगली पद्धति कौन सी है? अगली पद्धति जो है हमारी दोस्तों वह क्या है? कालानुक्रमी पद्धति। क्या है दोस्तों?
कालानुक्रमी पद्धति है। इस पद्धति में प्रमुख जो कवि आते हैं, लेखक आते हैं दोस्तों, उसमें सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं और दूसरे नंबर पर कौन आते हैं दोस्तों? मिश्र बंधु आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधु आते हैं। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी की दृष्टि से हिंदी भाषा में सर्वप्रथम इतिहास लेखन प्रारंभ किया था। तो हम देखते हैं कि इस पद्धति में ये जो कालानुक्रमी पद्धति है, इसमें जो प्रमुख लेखक आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधु। दोस्तों यहां से एक प्रश्न बनता है कि इस पद्धति का अनुसरण करने वाले विद्वान कौन थे? तो इस पद्धति का अनुसरण करने वाले विद्वान, जो दो प्रमुख विद्वान थे, वे कौन थे दोस्तों? एक जॉर्ज ग्रियर्सन थे तथा दूसरे कौन थे? मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं से भी एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि निम्न में मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं। क्या दोस्तों? निम्न में मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं। तो मिश्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं? तो दोस्तों मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र तथा सुखदेव बिहारी मिश्र, ये जो तीन नाम हैं, ये तीनों लोग मिश्र बंधुओं से संबंधित है और तीनों को एक नाम दिया गया है। क्या दोस्तों? मिश्र बंधु। क्या कहा गया है दोस्तों? मिश्र बंधु कहा जाता है। इसलिए मिश्र बंधुओं में यदि आपसे पूछा जाए कौन कौन से कवि या लेखक आते हैं, तो वे कौन कौन से आते हैं दोस्तों? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र तथा सुखदेव बिहारी मिश्र। हम दोस्तों देखते हैं आगे के क्रम में कि वर्णानुक्रमी पद्धति की अपेक्षा कालानुक्रमी पद्धति इतिहास लेखन में अधिक सहायता करती है। दोस्तों जो उसके पहले हम लोगों ने पहली पद्धति पढ़ी, कौन से? वर्णमाला पद्धति। उसकी अपेक्षा यह पद्धति उससे कुछ ज्यादा ठीक है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसके प्रयोग से इतिहास में रचनाकारों का उल्लेख ऐतिहासिक तिथि क्रम के आधार पर निर्धारित किया गया है। दोस्तों इस पद्धति में क्या होता था? इस पद्धति में यह होता था कि जैसे हम लेखकों को उनके जन्म तिथि के आधार पर अपने ग्रंथ में स्थान देते थे, तो इस पद्धति का अनुसरण करने वाले जो विद्वान थे, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, उन लोगों ने इन पद्धति का अनुसरण करके, इस पद्धति का अनुसरण करके जो लेखक एवं कवि थे, उनको अपने इतिहास ग्रंथ में उनके ऐतिहासिक तिथि क्रम के अनुसार उनको अपने ग्रंथों में स्थान दिया। तो इस पद्धति के अंतर्गत जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधु आते हैं। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों कि कालानुक्रमी पद्धति के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे चलते हैं। जो अगली पद्धति थी दोस्तों, अगली पद्धति कौन थी? वैज्ञानिक पद्धति। कौन सी पद्धति दोस्तों? वैज्ञानिक पद्धति थी। इस पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा यह पद्धति जो थी दोस्तों कि वैज्ञानिक जो पद्धति थी, कौन सी दोस्तों? यह वैज्ञानिक पद्धति जो थी वह क्या थे कि यह पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रह करके, क्या दोस्तों? यह पूर्णतः तटस्थ एवं निरपेक्ष रह करके तथ्य संकलन करता था। क्या दोस्तों? इस पद्धति में पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रह करके ग्रंथों का संकलन करता था तथा उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप प्रदान किया जाता था। इसमें क्रमबद्धता एवं तर्क पुष्टता अनिवार्य रूप से होती थी। इस पद्धति में प्रमुख जो दोष था वह क्या था दोस्तों? इस पद्धति में जो प्रमुख दोष था वह यह था कि जो कालक्रमानुसारी पद्धति में है, इतिहास तथ्य संकलन मात्र न होकर व्याख्या एवं विश्लेषण रह जाता है। दोस्तों इसमें यह होता था कि जो प्रमुख तथ्य थे उनको विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था।
वह पूर्ण सफल तभी कहला सकते हैं जब व्याख्या एवं विश्लेषण पर अपेक्षित ध्यान दे। इस पद्धति की जो समस्या थी दोस्तों कि इस पद्धति में विश्लेषण एवं व्याख्या पर ध्यान नहीं दिया जाता था। क्या किया जाता था दोस्तों? विश्लेषण एवं व्याख्या पर ध्यान न देने के कारण यह जो पद्धति थी, वैज्ञानिक पद्धति, यह भी पूर्णतः लागू नहीं हो सकी। दोस्तों इसके अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं तथा यह जो यह पद्धति थी, यह क्या थी दोस्तों? इसके अंतर्गत क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध एवं तर्क के माध्यम से ग्रंथों को प्रस्तुत किया जाता था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस लेखक ने लिखा? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त का है। किसका है दोस्तों? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त का है। अगली जो पद्धति है दोस्तों, क्या अगली जो पद्धति है वह कौन सी है दोस्तों? विधेयवादी पद्धति। कौन सी है दोस्तों? विधेयवादी पद्धति। अगली पद्धति की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो जो यह क्या है? विधेयवादी पद्धति है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? साहित्य का इतिहास लेखन में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई। क्या हुई दोस्तों? जो विधेयवादी पद्धति थी यह इतिहास ग्रंथ की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त जो है प्रयुक्त हुई। इस पद्धति के जन्मदाता वेन माने जाते हैं। कौन माना जाता है दोस्तों? वेन या तेन माने जाते हैं। एक नाम यहां पर देखते हैं दोस्तों कि कौन माने जाते हैं? वेन। ये जो पद्धति है इसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? वेन माने जाते हैं। तो दोस्तों जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है दोस्तों, इस पद्धति को इन्होंने, जो इसके जन्मदाता थे वेन, इन्होंने इस पद्धति को 3 भागों में बांटा है। किसमें? जाति, क्षण और वातावरण। क्या दोस्तों? जाति, क्षण और वातावरण। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपरा क्या होता है दोस्तों कि ये वेन कहते हैं कि हमें साहित्य को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उससे जातीय परंपराओं को पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? जातीय परंपराओं को ध्यान देना पड़ेगा तथा उसके आगे तत्युगीन जो परिस्थिति थी, वो उस समय का जो क्षण था, उस समय जो समय चल रहा था, वो तत्युगीन क्षण चल रहा था, उसको हमको समझना पड़ेगा तथा तत्कालीन उस समय का जो वातावरण था, क्या था दोस्तों? वातावरण एवं परिस्थितियां थी, उसका वर्णन एवं विश्लेषण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? तत्कालीन उस समय की जो स्थिति परिस्थिति थी, वो उस समय का वातावरण था, उसको हमको समझ करके फिर ग्रंथों का निर्माण करना चाहिए, ग्रंथों को लिखने का कार्य आरंभ करना चाहिए। तो इस पद्धति का सर्वाधिक जो प्रभाव किस पर पड़ा? इस पद्धति पर सर्वाधिक प्रभाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ पर पड़ा। इस पद्धति का अनुसरण प्रमुख जो है वह कौन किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में इस पद्धति का अनुसरण उन्होंने किया है। उन्होंने सर्वप्रथम विश्लेषण एवं व्याख्या के माध्यम से कवियों को उनका विश्लेषण करके उनके वातावरण, जाति, उस समय की पद्धति थी, उस समय की स्थिति थी, वातावरण की परिस्थिति थी, उसको ध्यान में रख करके इस पद्धति का अनुसरण उन्होंने किया। आगे के क्रम में बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारी अगली पद्धति है कौन सी? परंपरावादी। कौन सी दोस्तों? परंपरावादी पद्धति है। तो दोस्तों हम इसमें कौन कौन से विद्वानों को पढ़ते हैं? इस परंपरा की जो दोस्तों यह जो परंपरा है, परंपरावादी पद्धति, इसके जनक कौन माने जाते हैं?
एल इलियट कौन माने जाते हैं दोस्तों? टी एल इलियट माने जाते हैं। और इस पद्धति का प्रमुख जो यह पद्धति के अनुसरण करता है वह कौन है? एचपीडी मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन? क्योंकि इन्होंने कई बार, देखिए आप इनको ग्रंथों को पढ़िए तो वे इनको एक नाम और दिया जाता है, परंपरावादी विद्वान के नाम से भी ये जाने जाते हैं। इनके ग्रंथों में आप देखिए तो अधिकांशतः परंपरा शब्द का वर्णन मिल जाता है देखने को। तो इस पद्धति के अनुकरणकर्ता, सब सर्वाधिक अनुकरणकर्ता कौन है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगली पद्धति की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगली पद्धति कौन सी है? समाजशास्त्री पद्धति। कौन सी दोस्तों? समाजशास्त्री पद्धति। इसके अंतर्गत दो लोग आते हैं। कौन दोस्तों? एक मैनेजर पांडे, दूसरा कौन? निर्मला जैन। दोस्तों ये जो प्रमुख पद्धतियां हैं इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि इस पद्धति का अनुसरण किसने किया है, तो इस पहले मैनेजर पांडे को हम पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? निर्मला जैन आती है। अगले पद्धति की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगली पद्धति जो हमारी है वह कौन सी है दोस्तों? मिश्र पद्धति। कौन सी पद्धति? मिश्र पद्धति है। और मिश्र पद्धति में हम लोग देखते हैं कौन आता है दोस्तों? रामस्वरूप चतुर्वेदी को पढ़ते हैं। कभी कभी यहां से भी प्रश्न बन जाता है दोस्तों कि मिश्र पद्धति का अनुसरण किस विद्वान ने किया, तो मिश्र पद्धति का अनुसरण रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया है। आगे के क्रम में बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला हमारा जो है मार्क्सवादी पद्धति। कौन सी दोस्तों? मार्क्सवादी पद्धति। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में सर्वप्रथम कुछ ऐसे ग्रंथ है जो साहित्य के इतिहास ग्रंथ के नहीं कहे जा सकते, परंतु आगामी साहित्य लेखकों के लिए आधार भूमि प्रदान करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? आधार भूमि प्रदान करते हैं। तो दोस्तों आगे के क्रम में इसमें कौन कौन से प्रमुख आते हैं? वो कौन है? नाभादास। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि जो प्रमुख पद्धतियां थी, क्या दोस्तों? जो प्रमुख पद्धतियां थी वो हम लोगों ने देख लिया। एक दोस्तों यह भक्तमाल, दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो नाभादास की भक्तमाल है, गोकुलनाथ के 252 वैष्णव की वार्ता तथा 84 वैष्णवन की वार्ता, और देसी नाम माला हेमचंद का क्या है? कोश ग्रंथ है। यह इसके अंतर्गत आता है। आगे के क्रम में हम लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा एवं ग्रंथकार कौन कौन? हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा तथा ग्रंथकार। तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य लेखन एवं परंपरा की शुरुआत किस विद्वान ने की? तो सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों? गारसा दत्तासी ने किया। यह इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन एवं परंपरा की शुरुआत फ्रेंच भाषा में किसमें किया था दोस्तों? फ्रेंच भाषा में इन्होंने किया था। गारसा दत्तासी ने अपनी पुस्तक का जो लेखन का प्रयास किया था, इन्होंने सर्वप्रथम किया था। और इनकी जो भाषा क्या थी दोस्तों? फ्रेंच भाषा थी। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? हम देखते हैं कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है? क्या नाम है दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम? ईश्वर द ला लिटरेचर तानी, इस नाम से इन्होंने फ्रेंच भाषा में इतिहास ग्रंथ लिखा। तो दोस्तों हम लोगों ने आज हिंदी इतिहास लेखन की पद्धति के बारे में आज पढ़ा है। अब आगे के क्रम में जो हिंदी साहित्य के प्रमुख विद्वान हैं उनके बारे में तथा काल विभाजन तथा नामकरण के बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।